नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपको मालूम होगा, आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस भी है। और अपनी पाठशाला चैनल पर आज अपनी पहली कक्षा, और पहली कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार। और वर्ण विचार पढ़ने से पहले में हम वर्ण जो शब्द है इसके विषय में देख लें कि वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पहले जो ये वर्ण लिखा है इसका मतलब होता है अक्षर, जाति, रंग। यानी जिसमें वह पूरा होता है, रे आधा हो न पूरा हो। इसका मतलब होता है अक्षर, जाति, रंग। दूसरा होता है वर्ण, जिसमें वह पूरा हो, रे पूरा हो, न पूरा हो। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना या चुनना। और तीसरा जो वर्ण लिखा जाता है, इसमें वह आधा, रे पूरा, न पूरा। इसका मतलब होता है घाव। वर्ण अक्षर, जाति, रंग। वर्ण स्वीकार करना या चुनना, और वर्ण जिसमें वह आधा हो, रे पूरा हो, न पूरा हो। इसका मतलब होता है घाव। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और मात्रा या समय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम वर्ण की परिभाषा, यानी वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, का, चा, पा, मा आदि। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब आपसे पूछे कोई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, ध्वनि को। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा ध्वनि। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी लिखित
इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा वर्ण को। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, केवल यही पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब होगा वर्ण। अगर मौखिक इकाई पूछी जाए तो ध्वनि, लिखित इकाई पूछी जाए तो वर्ण, और यही पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा? वर्ण। और अगला प्रश्न कि भाषा की अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। ये भाषा की, अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, आपसे पूछा जाए कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा ध्वनि। आपका उत्तर क्या होगा? ध्वनि। और पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपका जवाब होगा वर्ण। और पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब उत्तर होगा वर्ण। और अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा शब्द। अब देखेंगे हम वर्ण के भेद, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अगला पढ़े हम वर्ण के प्रकार। लिखिए, वर्ण दो प्रकार के होते, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर की परिभाषा देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाए या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध, बिना बाधा के निर्बाध रूप से मुंह से बाहर निकल जाए, मुंह से बाहर निकल जाए, उन्हें
स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की यानी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाए तथा जिन वर्णों का उच्चारण या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा निर्बाध रूप से बिना बाधा के फेफड़ों से उठकर मुख में कहीं स्पर्श किए बिना, यानी अपने मुंह में चाहे वो तालु हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे ओष्ठ हो, चाहे दंत हो, कहीं भी स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में आगे लिखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब कुछ विद्वान री को स्वर नहीं मानते, क्योंकि जो री है यह जो स्वर का नियम है, स्वर की परिभाषा के अनुसार, यानी स्वर वे ही होते हैं जो मुंह में या अपने मुख अवयव में कहीं स्पर्श न करे, लेकिन री का उच्चारण करने पर ये मूर्धा को स्पर्श करता है, मूर्धा को स्पर्श करता है। इस वजह से इसे शुद्ध स्वर नहीं माना गया है। फिर भी जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए, उनके उच्चारण में आज भी री स्वर काम में लिया जाता है। री जो स्वर है, जैसे कृषक, पृथा, पृथ्वी, कृष्ण आदि जो शब्द है, जो तत्सम शब्द है, उनमें आज भी री का प्रचलन है। जो विद्वान री को स्वर नहीं मानते हैं, उनके अनुसार, यानी जैसे ऋतु है, ऋतु ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अब वर्तमान में ये हिंदी भाषा में ऐसे लिखा जाने लगा है ऋतु, क्योंकि अंग्रेजी में इसको लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा और इसको भी लिखें तो ऐसे ही लिखा जाता है। इस वजह से ये जो री है ये हिंदी में अब र और छोटी ई के संयोग से लिखा जाने वाला री बन गया है। इस वजह से जिन विद्वानों ने री को स्वर नहीं माना है, उन्होंने अंग्रेजी से जो स्वर आया है, जिसको आगत या ग्रहित स्वर की संज्ञा दी गई है, यानी जो आ और ओ इन दोनों के बीच का स्वर है। अधिकतर जो अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्दों में ही यह प्रयुक्त होता है, जैसे कॉलेज, मोक्ष, डॉक्टर आदि। इस वजह से जो री स्वर है, इसको स्वर न मान करके उन्होंने जो अंग्रेजी का स्वर है, ग्रहित स्वर जिसे कहते हैं, उसको स्वर माना है और स्वरों की संख्या 11 बताई है। अब देखें हम स्वरों के भेद।
अब पढ़ेंगे हम स्वरों के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, यानी मुख के आधार पर मुखाकृति, उच्चारण करते समय मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। ओष्ठों के अपने जो होठ है इसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगला है अपना उच्चारण, यानी स्वरों के जो भेद हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न पूछा जाए आपसे कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार से, यानी 3 भेद माने गए हैं। पहला ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। उच्चारण यानी स्वरों के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। अब इनकी एक एक की सबकी परिभाषा देखें। अगला अपना परिभाषा, पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे अर्थात एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। लिखिए परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। नीचे लिखिए, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ऐ, ई, उ, री, यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। नोट करके लिखिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कि जो मूल स्वर है इनकी संख्या कितनी होती है, तब भी आपका जवाब क्या होगा,
मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री। अगली परिभाषा लिखें। अगली परिभाषा है अपनी दीर्घ स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगे या दो मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनको दीर्घ स्वर नोट करके लिखिए। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब आप विशेष करके लिखिए, यानी दीर्घ स्वरों को संधे या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। विशेष करके लिखिएगा कि दीर्घ जो स्वर होते हैं उनको संधे स्वर भी कहते हैं। दो भेद हमने पढ़ लिए। ह्रस्व स्वर पढ़े जिनकी संख्या 4 होती है, और दूसरा पढ़ा हमने दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वरों को हम द्विमात्रिक, संधे स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है। और अगला अपना भेद है प्लुत स्वर। अगला अपना भेद है प्लुत स्वर। यानी प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? प्लुत स्वर। तीसरा भेद, तीसरा भेद अपना प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें
प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आगे लिखिए इसी में, प्लुत स्वरों को लिखते समय, प्लुत स्वरों को लिखते समय देवनागरी अंक 3 बीच में लिखा जाता है। जैसे ओम, जैसे ओम, यानी जब भी हम प्लुत स्वरों को लिखेंगे तो बीच में देवनागरी जो अंक है 3 वो लिखेंगे, और 3 का मतलब ये तिगुना समय लग रहा है। ओम, ओम नहीं बोला हमने, बोला ओम। जैसे भे लिख दिया, अब इस भे को इतना लंबा बोलेंगे जैसे आगे 3 लिखा है, 3 के बाद 3 बार बोलने जितना लंबा बोलेंगे। आगे लिख दिया या, शब्द अर्थ क्या होगा, भेया आदि। तो आज हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण जो शब्द ये कितने प्रकार से लिखा जाता है वो पढ़ा, तीनों के अर्थ पढ़े, और वर्ण की परिभाषा पढ़ी, वर्ण के भेद पढ़े, और फिर पढ़े स्वर की परिभाषा। अब स्वर की परिभाषा पढ़ने के बाद में हमने मात्रा के आधार या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्ण के स्वर के भेद पर जो भेद है वो पढ़े। अब इसके जो भेद बच गए वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।